अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम एंट्रेंस टेस्ट प्रेपरेशन के हवाले से लेक्चर देख रहे हैं और आज हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स का जो मकसद है वो ये है कि आप अगर थोड़ा सा होमवर्क करें, इसको कम्प्लीटली देखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम आप 1 आवर आपको लगेगा और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज हम डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे लेक्चर 4 में। डायरेक्ट रिलेशन की भी कई टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन पढ़ेंगे जो सबसे इजी है। इसमें इजी ज़रूर है, लेकिन जब आप इसको अपनी बुक में फार्मूला वाइज देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बनती हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैथमेटिकली हम उसको ऐसे बताते हैं कि ये अगर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इंडिपेंडेंट है तो हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। तो क्वालिटेटिवली हम कह सकते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर ये डिक्रीज़ होगी तो ये भी डिक्रीज़ होगी। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने इंडिपेंडेंट के चेंज से डिपेंडेंट का चेंज देख रहे होते हैं। अगर डिपेंडेंट चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट किसी और फैक्टर्स की वजह से भी चेंज हो सकता है, ना कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी की वजह से। बहरहाल ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं जो आपको बुक में नज़र आएंगी। एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स जो आपका फर्स्ट लॉ है, और सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, वो हम कर चुके हैं दूसरे लेक्चर में। फिर है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके ये सारी आप नोट करें, और बाकी बुक में और भी हैं, ये तो 10-11 हैं तकरीबन, तो और भी हैं काफ़ी, तो उनको भी ढूंढें और उनके रिलेशन बनाएं और पूरी इक्वेशन लिखें। जैसे अगर ये इक्वेशन लिखनी है एक्स एल इज़ इक्वल टू, तो वो क्या होगा, वो आप जानते हैं 2πf_L होता है, 2πf_L। तो इस तरह आपके पास पूरा फार्मूला आ जाएगा, तो आप और क्वांटिटीज़ के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं। फिर तो पॉज करें और ये सारी क्वांटिटीज़ लिखें और इनके फार्मूलाज बनाएं बैठ के, कि ये रिलेशन यही रहेगा। फार्मूला लिख के आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। अब इनमें से फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि जी अगर आप फोर्स, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, अब फार्मूला, अगर आप फोर्स इंक्रीज़ कर देंगे उसी बॉडी पे, सेम बॉडी पे, तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। सिंपल मतलब ये है। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बढ़ा रहे हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये इसका क्वालिटेटिव है सिंपल एनालिसिस, कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बढ़ रही है तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी बढ़ेगी। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन सेम प्रोपोर्शन विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी डबल हो रही है तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। सेम प्रोपोर्शन का मतलब ये है, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये आपस में रिलेशन। ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, सेम प्रोपोर्शन में। मतलब अगर आपके पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी बी है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं कहूँ कि जो बी क्वांटिटी है वो डबल हो गई है, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो भी डबल हो जाएगी। सिंपल। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। सॉरी, पहले के मुकाबले में उससे डबल हो जाएगी।
इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं, वही चीज़ डबल है तो वो भी डबल हो जाएगी, इंक्रीजेज बाई, लिखने के डिफरेंट अंदाज हैं। ट्रिपल है तो इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, 4 टाइम इंक्रीज़ होगा तो वो भी 4 टाइम, हाफ है तो हाफ डिक्रीज़। तो इस तरह आपके पास ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, लेकिन क्वांटिटीज़ याद रखना आपको, वो उसके रिलेशन और उसको प्रैक्टिस करना, ये मेन काम है इसमें। अब इसकी एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गई है। पहले फ़र्ज़ करें वो चलें वैल्यूज़ में लिख लेते हैं डिफरेंट अंदाज में। पहले अगर 10 जूल थी, अब वो 10 जूल से हो गई है 40 जूल। तो उसके टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सिंपली, तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 जूल से 40 जूल होती है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मालिक्यूल, तो उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी 4 टाइम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये 4 गुना बड़ी है। तो भी 300 केल्विन से 1200 केल्विन हो जाएगा। इस तरह अगर आप दूसरा रिलेशन देखें, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वर्सेस लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। सपोज हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो हाफ हो गई है, जो न्यू लेंथ है वो पहले के मुकाबले में हाफ हो गई है। पहले L थी, अब वो L/2 हो गई है। तो रेजिस्टेंस पहले अगर R थी तो अब क्या हो जाएगी? R/2 हो जाएगी, सिंपल। लेकिन याद रखें ये एक फार्मूला है, आपने वो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि R इज़ इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। रो जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी है ऑफ द मटेरियल, और ये लेंथ है, एरिया। हमने जब ये रिलेशन पढ़ा है तो एरिया सेम रखा है और रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं की, यानी ना मटेरियल चेंज किया है, ना टेम्परेचर चेंज किया है, और ना एरिया चेंज किया है। तब हम ये रिलेशन लिखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो इस तरह आपके पास ये क्वांटिटेटिवली आप इसको बता सकते हैं। फिर इसको देखने के एक और अंदाज भी है, रेशो की फॉर्म में आपको वैल्यूज़ दी होती हैं। तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू B है, तो इनकी रेशो ऐसे होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर A1 ऊपर है तो B1 भी ऊपर है, A2 ऊपर है तो B2 नीचे, A2 नीचे है तो B2 भी नीचे। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और जितने पिछले लेक्चर्स में हमने तीनों लेक्चर में इन्वर्स रिलेशन पढ़ा था, तो इन्वर्स रिलेशन में हमने देखा था अगर A1 ऊपर होता है, यानी एक क्वांटिटी डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो नीचे थी, इन्वर्स रिलेशन थी। A1 इधर था तो B1 इधर था। अब डायरेक्ट है तो ये वो भी ऊपर होगा। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखें कि अगर दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन है उनका, और बाकी फैक्टर आप कांस्टेंट रखें, तो उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। याद रखें, उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब A/B ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप चार्ल्स लॉ में पढ़ते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो वॉल्यूम ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये चीज़ जहन में बिठा लें कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ का, तो उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और अगर इन्वर्स रिलेशन हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, तो PV रिमेंस कांस्टेंट, यानी उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। बहरहाल इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन। फ़र्ज़ करें आपको रेशो दी हो, फ्रीक्वेंसी की रेशो दी हो फोटोन की 1 और 5 की, यानी एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ करें 100 हर्ट्ज़ है तो दूसरे की 500 हर्ट्ज़ है, सपोज कोई वैल्यू हमने ली है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की रेशो भी सेम होगी। याद रखें
सेम रेशो, डायरेक्ट में कोई फ़र्क नहीं, जितने भी डायरेक्ट रिलेशन है आपने ऑर्डर सेम रखना है। ऑर्डर सेम रखने का मतलब 1 पहले है तो अब भी 1 पहले ही लगाना है, और 5 दूसरा जो बाद में है वो बाद में ही लिखेंगे। डायरेक्ट रिलेशन में ये हमेशा ज़हन में रखना है। और रिवर्स में क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स होता है। अगर ये इन्वर्स रिलेशन होता तो 5 इधर होता 1 इधर। मसलन अगर यहाँ पे क्या होता, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, तो ये 5 पहले आ जाता 1 बाद में आ जाता। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट रिलेशन है तो ऑर्डर चेंज नहीं करना रेशो में, और चूंकि कोई पावर नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो चूँकि सेम प्रोपोर्शन में चेंज होना तो एनर्जी भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी, 5 टाइम्स ज़्यादा होगी एनर्जी फोटोन की, अगर फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स ज़्यादा है। इस तरह बाकी इतने रिलेशन है वो सारे इसमें आप फिट कर सकते हैं, जितने आप एग्जांपल्स दी हैं, और या बुक में आप जो ढूंढेंगे तो सारी इसी तरह। जैसे फ़र्ज़ करें एनर्जी ऑफ अ चार्ज बॉडी, काइनेटिक एनर्जी लिख लें उसको बेशक, जो चार्ज बॉडी की है, अगर उस पर हम पोटेंशियल अप्लाई करें, ज़ाहिर बात है चार्ज बॉडी को मूव करवाने के लिए कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो बराबर होता है वी ई के। ये फार्मूला मैंने पूरा लिख दिया, तो वो भी ये रिलेशन है जो मैंने लिखा भी हुआ पीछे, इस प्रोपोर्शनल टू वी। तो वो भी ऐसी होगा, अगर उनकी वोल्टेज की रेशो दी हो और काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछी हो तो फिर भी आप यही बताएंगे, जो भी रेशो होगी सेम काइनेटिक एनर्जी की रेशो होगी। इस तरह एक और एग्जांपल हम करते हैं, एंगुलर स्पीड और ईएमएफ इन जनरेटर। फार्मूला आप अगर आता हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ है वो नवाब साइन थीटा के बराबर होती है। तो आप इस रिलेशन, अगर आप, मैंने पहले कहा था पॉज करके वो रिलेशन बनाएं, तो आपके कितने ही इस तरह के रिलेशन बन जाते हैं। हमने तो ये एंगुलर स्पीड से सिर्फ रिलेशन बनाया, वो डायरेक्ट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी डायरेक्ट है, एरिया के साथ भी, जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके साथ भी डायरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो इससे आप एक फार्मूले से कितने ही डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन जब हम एक का रिलेशन देख रहे हैं तो बाकी को कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न सेम है, एरिया सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो भी सेम है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको एंगुलर स्पीड की जो रेशो है वो 2:9 दी हो, तो चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, एक तो आपने ऑर्डर चेंज नहीं करना, वो भी 2:9 आएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा आएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कोई पावर आ गई है या इस तरह की चीज़, फिर हम वो पावर वगैरह अप्लाई करेंगे, या स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो ये आपको इस तरह जितनी भी क्वांटिटीज़ उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब रहेगी जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन है ये, तो ये बिल्कुल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो याद रखें 0 से स्टार्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बिल्कुल स्ट्रेट जाता है 0 से स्टार्ट होकर। तो फ़र्ज़ करें इसका फिर कैसा बनेगा ग्राफ, IV ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इसका ग्राफ होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको एक ही ग्राफ, एक ही सिस्टम में 2 ग्राफ शो किए हों, तो उनका डिफरेंस कैसे बताएंगे, उसकी मैं अलहदा वीडियो आपको बना के दूंगा। वो स्लोप से एक्सप्लेन होते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये 2 ग्राफ हैं सेम, IV ग्राफ हैं 2 डिफरेंट, तो एक इन दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे इस तरह की, जिसमें ग्राफ को आपने रीड कैसे करना है, और उसमें कैसे आपने ग्राफ से चीज़ें, इंफॉर्मेशन आपने बतानी है। तो वो स्लोप से होता है, और भी चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह अलहदा एक वीडियो उसकी बनाएंगे। अब एक और चीज़ भी है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की थी, ये देखें ज़रा, कि अगर 2 चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन है तो उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों? अगर ये B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रेशो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह ग्राफ हम यहाँ पे बनाएंगे, ये रेशो वाला। आपने मोमेंटम पढ़ा हुआ, तो जो मोमेंटम होता है वो mv के बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम। तो
वो मास के भी प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के भी। जब मास के साथ रिलेशन देखेंगे तो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। मसलन एक कार है, एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो मोमेंटम जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये या आप कहें जी दो सेम कार आ रही हैं, उनकी दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो बहरहाल इसमें हम क्या करते हैं जी, मोमेंटम और वेलोसिटी एक ही बॉडी का, उसकी रेशो हमने ले ली P/V। अब V को बढ़ाते जाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। पॉज करें और ख़ुद ज़रा सोचें ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ बिल्कुल ये पैरेलल लाइन आएगी वेलोसिटी एक्सिस के, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ रेशो कांस्टेंट रहेगी। तो रेशो क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। इसी तरह अगर इन्वर्स रिलेशन होता, मतलब मैं उसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, चूँकि उन इन्वर्स वाली वीडियो में मैंने ये बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने आपको चीज़ बताई है कि अगर दो चीज़ों का इन्वर्स रिलेशन है और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रख रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो इस तरह ग्राफ आएगा। क्यों? ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होना, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो डायरेक्ट में जो है वो रेशो चेंज नहीं होती, और इन्वर्स में प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक दूसरी टाइप ऑफ डायरेक्ट रिलेशन हम पढ़ेंगे, और फिर बाकी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।